आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ब्रिटिश कथन दिया हुआ है, उन पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के समय हुई। अगर हम देखें तो ये कथन बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है दिसंबर 1916 में होती है। उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ, तो पहला कथन सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया। तो देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी, मतलब ब्रिटेन की एक तरह सम्राट थी। उसके बाद बोल रहा है कि 1608 में जो ब्रिटिश सम्राट है जेम्स प्रथम का दूत बनकर के कैप्टन हॉकिंस भारत आया। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है दोनों कथन सही हो जाएंगे, मतलब कि दोनों कथन सही है। स आपका उत्तर होगा। आप लोग जो है मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो फिर से आ गया है कथन कथन वाला क्वेश्चन। पहला दिया है कथन, मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत औरंगजेब के समय था। बिल्कुल सत्य है। आप लोग जो है मुझसे पहले बनाने की कोशिश करिएगा। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन मोहम्मद शाह के समय हुआ था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह रहा, लगभग अगर हम देखें तो 30 साल इसका जो है कार्यकाल रहा। तो इसके समय में मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विघटित हुआ। तो बिल्कुल ठीक है, बंगाल इस समय स्वतंत्र हुआ, अवध इस समय स्वतंत्र हुआ, इधर हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, बाकी पंजाब में थोड़ी सी इनकी पकड़ थी, इस समय तक पंजाब में पकड़ थी। बाकी दक्षिण में जो मराठे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया, मतलब बहुत सारे क्षेत्र जो है इनके हाथ से निकल गया। पंजाब वाला क्षेत्र और उत्तर के कुछ क्षेत्र इनके अधिकार में जरूर थे। तो वो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है, अकबर द्वितीय के समय मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद हुआ। अकबर द्वितीय जो कि 1806 से लेकर के लगभग 1837 तक इसने शासन किया था। मोटा माटी अगर हम देखें तो 30 साल। हालांकि इसके शासन का कोई महत्व नहीं है और इसके समय में मुगल सम्राट का जो सम्मान है उसमें काफी गिरावट आई और इसी के समय में मुगल सिक्कों का प्रचलन भी बंद कर दिया गया। ये अंग्रेजों का पेंशनर था, ध्यान रखना, अंग्रेज इसको पेंशन देते थे। अगला दिया है, शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 तक मुगल बादशाह था और इसी के समय में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है इसी के समय में, और इसी के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और इसको जो है पेंशन देना शुरू कर देते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो यहां पर चारों कथन सही होगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन दिया है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध किन विदेशी ताकतों के साथ संपर्क स्थापित किया। तो टीपू सुल्तान ने किन विदेशियों के साथ संपर्क स्थापित किया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जो है आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा कि टीपू सुल्तान ने किन का जो है वो किया था। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा, एक तो उसने फ्रांस के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, अफगानिस्तान के साथ, इसके बाद अरब और तुर्की। फ्रांस, अफगानिस्तान, अरब और तुर्की, इन 4 देशों के साथ इसने जो है संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 5। 1 2 4 5 कहां पर है आप लोग देख लीजिए। तो अ जो है आपका उत्तर होगा। तो टीपू सुल्तान भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने विदेशी ताकतों को भगाने के लिए दूसरे देशों से संपर्क स्थापित किया। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट था उस समय। अरब, तुर्की, अफगानिस्तान, ये सब जो है अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो उनसे ये जो है मिल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सबराओं का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है। सबराओं का युद्ध, तो आपको बताना है सबराओं का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है। तो भाई सबराओं का जो युद्ध है ये आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। ये जो है ना ठीक, सबराओं का युद्ध आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किन अन्य और हो गया है, माफी चाहूंगा, ये और है, नामों से जाना जाता है। मतलब कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किन और नामों से जाना जाता है। तो भाई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था बंगाल में। इसमें होता क्या था कि जो भूमि है उसका स्वामी मान लिया गया जमींदारों को, और जो किसान है उनको बना दिया गया भूमि का किराएदार। मतलब कि जो किसान है उसको जो है जमींदार से जमीन लेना होगा और वो जो भी किराया तय करेगा वो जो है उसको देना होगा और उसके बाद वो जो है खेती कर सकता है। अब किराया जो है वो नकद हो सकता था या फिर अनाज के रूप में भी हो सकता था। अधिकतर अनाज के रूप में होता था, मतलब किसान जितना कमाता था ना, जितना उत्पादन करता था, उसका एक हिस्सा जो भी डिसाइड होता था, तय होता था, वो जो है जमींदार को देना होता था। और जब तक वो जमींदार को दे रहा है उतना हिस्सा, तब तक उस खेत पर वो काम कर सकता है, अन्यथा उसको जो है काम नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसको हम जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो एक नाम तो इसका जमींदारी व्यवस्था हो गया। इसके अलावा इसको मालगुजारी व्यवस्था भी नहीं, हाँ मालगुजारी व्यवस्था, इसके बाद स्तमरारी व्यवस्था, उसके बाद बिस्वेदारी व्यवस्था, इन सभी नामों से जो है इसको जाना गया। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट व महारानी का आगमन हुआ था। तो हमारे भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। एक बार 1877 में, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। तो इनमें से जो 1877 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उस समय जो है क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी, तो उसको एक तरह से भारत साम्राज्ञी घोषित करने के लिए 1877 में ये जो है समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन वो जो है भारत नहीं आई थी। उसके बाद बात करें द्वितीय की, तो द्वितीय दिल्ली दरबार जो है 1903 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन थे इस समय, और जो लॉर्ड कर्जन है उसने जो है, जो उस समय के जो सम्राट थे ना, उसको क्योंकि विक्टोरिया की मृत्यु हो चुकी होती है और नया सम्राट आता है, तो उसको एक तरह से सम्मान प्रकट करने के लिए, भारत का सम्राट घोषित करने के लिए 1903 में ये जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। बट वो जो है खुद न आकर के अपने भाई को भेजता है, तो मतलब द्वितीय में भी नहीं आया था। उसके बाद बात करें तृतीय दिल्ली दरबार, इस जो कि 1911 में हुआ था। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। तीसरे वाले में आए थे, पहले दूसरे में नहीं आए थे। चतुर्थ भाई हुआ ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1911 ब्रिटिश सम्राट के स्वागत में कौन सा गीत गाया गया। तो 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जब भारत आए थे, तो ब्रिटिश सम्राट के स्वागत में कौन सा गीत गाया गया? वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। 1815 में इसको जो है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। जन गण मन, ये हमारे भारत का राष्ट्र गान है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, ये जो है ब्रिटेन का नेशनल एंथम है, गॉड सेव द किंग। उसके बाद यही जो है गॉड सेव द किंग ना, ये गॉड सेव द क्वीन भी बन जाता है जब महारानी होती है। तो ये ब्रिटेन का नेशनल एंथम है। तो भाई कौन सा गीत गाया गया था? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई गीत गाया नहीं गया था। कुछ जगहों पर यह दावा किया जाता है कि जनगण मन, ये जो है ब्रिटिश सम्राट के स्वागत में गाया गया था, बट ये गलत है। जनगण मन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखेंगे, अधिवेशन में गाया गया था। और ब्रिटिश सम्राट के स्वागत का प्रस्ताव जो है कांग्रेस में पारित किया जाता है कि हम लोग जो उसका स्वागत करेंगे इस टाइप से। और बच्चों ने एक गीत गाया था जिसकी रचना की थी रामगुप्त चौधरी ने, और ये जो गीत था बादशाह आमार, बंगाली में था बादशाह आमार, मतलब कि हमारा बादशाह, ये गीत गाया गया था, ध्यान रखेंगे, बादशाह आमार। अगला क्वेश्चन दिया है, कोरोनेशन पार्क का संबंध है। कोरोनेशन पार्क, इसका संबंध है भाई इनमें से किसी से भी इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है दिल्ली दरबार से, दिल्ली दरबार से इसका संबंध है कोरोनेशन पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा किस शहर में आयोजित किया गया था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं ना, यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस, इस नाम से।
तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था 1922 में। यूपीएससी, मैंने शायद यूपीएससी का गलत तो वो बताया, यूपीएससी का फुल फॉर्म होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इलाहाबाद में 1922 में पहली बार आयोजित किया गया था। अगला दिया है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित बंगाल में सक्रिय नेता थे। तो स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में सक्रिय नेता कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, पृथ्वीश चंद्र राय थे, कृष्ण कुमार मित्र भी थे, सैयद हैदर जो है ना ये दिल्ली में थे। तो मतलब ऊपर के जो चार हैं वो सभी थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को सृजित किया गया। पहले क्या होता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वही बंगाल का प्रशासन भी देखता था, जबकि जो दूसरी जो प्रेसिडेंसियां थी, चाहे वो बम्बई प्रेसिडेंसी हो या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी हो, उसके लिए अलग से गवर्नर होता था। तो काम जो है ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसी कारण से जो है बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन किया जाता है और ये किया था डलहौजी ने। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रह्म समाज का विरोधी था? ब्रह्म समाज का विरोधी था कौन था भाई? ब्रह्म समाज का विरोधी ताराचंद चक्रवर्ती, ये तो भाई वो कुछ अध्यक्ष वगैरह कुछ थे, सचिव वगैरह कुछ थे। राधा कांत देव, इन्होंने धर्मसभा बनाया था इसके विरुद्ध, ब्रह्म समाज के विरुद्ध। ये थोड़े से जो है कर्मकांडी टाइप के थे, रूढ़िवादी टाइप के थे, सती प्रथा का ये समर्थन भी करते थे। बाकी केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में क्या सत्य है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में सत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला दिया है, पाखंड खंडनी पताका लहराया। पाखंड खंडनी पताका लहराया, बिल्कुल सही है। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना, ये भी ठीक है ना, ये ठीक, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद दिया है, मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन किया, ये गलत है भाई, इन्होंने मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन नहीं किया, विरोध किया। गौ करुणा सभा की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। गौ करुणा निधि पुस्तक की रचना की, ये भी सत्य है। तो मतलब तीसरा वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो आंसर आप मुझे कॉमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रामकृष्ण मिशन, मिश्रण हो गया है, माफी चाहूंगा, ये मिशन है। रामकृष्ण मिशन द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जाता था? तो इसका आंसर होगा प्रबुद्ध भारत। बाकी अगर हम उद्बोधन की बात करें, ये बंगाली भाषा में निकाला जाता था रामकृष्ण मिशन द्वारा, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बाकी प्रबुद्ध भारत याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी। ये आखिरी क्वेश्चन होगा, नहीं आखिरी एक और बचा है ना, चलो ठीक। समाचार पत्रों के विनियमन, हाँ, समाचार पत्रों के विनियमन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई समाचार पत्रों का विनियमन, विनियमन का मतलब होता है रोकना या नियंत्रण करना। तो ये काम करने वाला था वेलेस्ली, मतलब समाचार पत्रों को रोकने का प्रयास करने वाला पहला गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। इसने क्या किया था, एक अधिनियम लेके आ गया था, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। इस अधिनियम को जो है इसने 1799 में पारित किया था, और इस अधिनियम के तहत ये था कि जो भी समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित होंगी उसको पहले सरकार के सचिव को दिखाना होगा गवर्नमेंट को कि भाई क्या छापा है। इसके अलावा उस पत्र पत्रिका में ना जो प्रकाशक है उसका पूरा नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसका लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी वो उल्टा पुल्टा लिखे तो उसको पकड़ा जा सके। और एक प्रति जो है ना छपने से पहले वो दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम क्या छाप रहे हो, मतलब कि गवर्नमेंट जिस चीज़ को अगर नहीं चाहेगी छपवाने तो उसको नहीं छापना होगा। तो वेलेस्ली ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बंगाल किराया अधिनियम किसके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था? बंगाल किराया अधिनियम ये था क्या? तो बंगाल किराया अधिनियम ये लाया गया था कैनिंग के समय में। ये था क्या, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। 1859 में लाया गया था। ये था बंगाल के लिए लाया गया था। बंगाल में जो जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया गया था ना, तो यहाँ पर किसानों को कुछ राहत देने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसके तहत कोई किसान अगर मान लो काफ़ी समय से, इसमें 12 साल 20 साल अलग अलग कंडीशंस थे, तो अगर मान लो किसी ज़मीन पर कोई किसान जो है खेती कर रहा है और उसको टाइम टू टाइम
वो जो है किराया दे रहा है, और जितना किराया तय हुआ था उतना वो दे रहा है, लगभग 12 साल या 20 साल तक दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा, ये किया गया। तो ये जो है थोड़ा सा जो जमींदारों के लिए अच्छा नहीं था, बाकी किसानों के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन किसानों को इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जमींदारों ने इसका बिल्कुल सिंपल सा तोड़ निकाल दिया था। और ये ब्रिटिश सरकार को भी पता था भाई कि इसका तोड़ आराम से निकल जाएगा, और उन्होंने जानबूझ के इसको लाया था थोड़ा सा किसानों को खुश करने के लिए। और इसका सॉल्यूशन क्या था, तो भाई किसी किसान को किसी भी जमीन पर लंबे समय तक काम करने दो ही मत। उसको जो है जैसे मान लो 5 साल तक किसी खेत पर काम किया, उसके बाद उसको चेंज कर दो, दूसरा खेत दे दो। ये तो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किसको रखे किसको नहीं रखे। तो ये इसका जो है किसानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो बंगाल किराया अधिनियम ये कैनिंग के समय 1859 में। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।